भारत में कोविशील्ड के बाद अब एक्सपर्ट कमेटी ने कोवैक्सीन को भी आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। साल के पहले दिन कोवैक्सीन और दूसरे दिन कोविशील्ड। पिछले 48 घंटों में कोरोना वैक्सीन को लेकर बनी एक्सपर्ट कमेटी ने 2 वैक्सीन को देश में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। शनिवार को कमेटी ने कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि कोवैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी है और इसे भारत बायोटेक ने बनाया है। ये वैक्सीन हैदराबाद लैब में तैयार की गई। कोविशील्ड की तरह कोवैक्सीन को भी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI की अंतिम मंजूरी का इंतजार करना होगा। इससे पहले शुक्रवार को एक्सपर्ट कमेटी ने कोविशील्ड को मंजूरी दे दी थी, लेकिन दोनों ही वैक्सीन को DCGI की मंजूरी का इंतजार है। DCGI की आखिरी मंजूरी मिलते ही दोनों वैक्सीन का भारत में इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगेगी। सूत्रों के मुताबिक देश में अगले हफ्ते से कोरोना वैक्सीन का इमरजेंसी इस्तेमाल शुरू हो सकता है। शनिवार को देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। 1 मिनट में देखिए अपडेट। कोविड काल में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर शनिवार को देश भर में ड्राई रन यानी एक प्रकार का मॉक ड्रिल किया गया। देश के 125 जिलों में बने 286 केंद्रों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का ड्राई रन किया गया। दिल्ली में ड्राई रन की तैयारियों का पूरा जायजा लेने के लिए खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद रहे। वैक्सीनेशन जब शुरू होगा वहाँ पर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वहाँ पर इसी प्रकार का ड्राई रन या इसी प्रकार की मॉक ड्रिल, जिसमें लगभग वो सब काम जो बारीक से बारीक चीज़ें भी हो सकती हैं उनको ट्रायल के रूप में किया जा रहा है। देश में वैक्सीन पर बनी एक्सपर्ट कमेटी ने 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और DCGI की मंजूरी के साथ ही दोनों वैक्सीन लोगों को दी जाएगी। ऐसे में यह मॉक ड्रिल या ड्राई रन काफी मददगार साबित होगा। वैक्सीन के जनता के बीच पहुंचने से पहले ही इस पर राजनीति शुरू हो गई। कोरोना महामारी के बीच देश को 2 वैक्सीन की सौगात जल्द मिलने वाली है, मगर वैक्सीन देश की जनता तक पहुंचे उससे पहले इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोरोना वैक्सीन पर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। यही नहीं, इनकी पार्टी के MLC आशुतोष सिन्हा ने एक कदम आगे जाकर ये कह दिया कि आबादी कम करने या नापुंसक बनाने की कोशिश की जा सकती है। हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। हालांकि बाद में खुद को घिरा देख दोनों नेताओं ने इस पर सफाई दी। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें केंद्र सरकार की चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, जबकि सपा MLC ने कहा कि उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अखिलेश यादव के बयान पर लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने कड़ी आपत्ति जताई है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में उनकी चारों तरफ से आलोचना हो रही है। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने इसे वैज्ञानिकों का अपमान बताया। अखिलेश यादव जी, आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। जम्मू कश्मीर के पूर्व CM और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने ट्वीट कर कहा कि वो इस वैक्सीन को खुशी खुशी लगवाएंगे। मैं औरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन जब मेरी बारी आएगी तो मैं अपनी बाहां उठाकर खुशी खुशी कोरोना वैक्सीन लगवा लूंगा। इस वायरस ने अब तक काफी तबाही मचाई है। ऐसे में अगर किसी वैक्सीन से हालात सामान्य होते हैं तो मेरी तरफ से हाँ है। हालांकि यूपी के पूर्व CM अपने बयान के लिए ट्वीट कर सफाई दे चुके हैं। और अब देखिए कोरोना अपडेट। देश में कोरोना के 99 लाख मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 19,079 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 224 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 22,926 इलाज के बाद ठीक हो गए।
भारत में कोरोना के कुल 1,03,05,788 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 99,06,387 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 2,50,183 आ गई है। देश में कोरोना से कुल 1,48,994 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के प्रति देश का रिकवरी रेट 96.12% है, जबकि मृत्यु दर 1.45% है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 500 से भी कम मामले सामने आए। पिछले 7 महीनों में पहली बार दिल्ली में कोरोना के 500 से भी कम मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 494 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 14 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 496 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,26,448 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,10,535 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 5,342 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 10,571 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट 97.46% है, जबकि मृत्यु दर 1.69% है। दिल्ली में शनिवार से वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली की तबीयत शनिवार को अचानक से खराब हो गई। 1 मिनट में देखिए अपडेट। बीसीसीआई अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को सीने में तकलीफ के बाद कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। सौरभ गांगुली को घर पर एक्सरसाइज करने के दौरान सीने में तकलीफ महसूस हुई थी। अस्पताल में सौरभ गांगुली के एंजियोप्लास्टी की गई, जिसके बाद उनकी हालत स्थिर है। সৌরভ গাঙ্গুলি হ্যাড হার্ট অ্যাটাক আছে, সকালে একটা মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। হি কেম ইন গুড টাইম, উনি জলদি হসপিটালে চলে এসেছিলেন। ওনার একটা আর্টারিতে ক্রিটিক্যাল ব্লকেজ ছিল, যেটাকে আমরা অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করেছি। হি ইজ বেটার নাও, এখন বুকে কষ্টটা কমে গেছে, ইসিজিটা আগে থেকে ইমপ্রুভ হয়েছে, উনি স্টেবল আছেন। अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन में बताया कि दिल की बीमारी सौरभ गांगुली की फैमिली हिस्ट्री में है। गांगुली को 4 से 5 दिन और अस्पताल में रहना पड़ सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने फोन करके सौरभ गांगुली की सेहत की जानकारी ली। साथ ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अस्पताल जाकर सौरभ गांगुली की सेहत का हाल जाना। साथ ही देश भर में उनके चाहने वाले उनके जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान लगातार अपना आंदोलन तेज करने की बात कर रहे हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे किसानों में से एक बुजुर्ग किसान ने शनिवार सुबह आत्महत्या कर ली। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान का आंदोलन शनिवार को 38वें दिन भी जारी रहा। किसान संगठनों के नेताओं का कहना है कि कृषि कानूनों की वापसी तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और वो आंदोलन और तेज करेंगे। साथ ही किसानों ने 26 जनवरी को पूरे देश में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। इस बार का जो गणतंत्र दिवस है, पूरे देश में किसान अपनी अगुवाई के तले उस गणतंत्र दिवस को अपने ट्रैक्टर और व्हीकल परेड करके उसको मनाएंगे। हालांकि सरकार ने 7वें दौर की वार्ता में समाधान निकलने की उम्मीद जताई है। मैं तो किसान भाइयों से भी यही कहूँगा कि आप और हम सब बैठकर इसका समाधान निकाल सकें, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली जो बैठक होगी उस बैठक के अंदर हम समाधान की ओर जरूर बढ़ेंगे और समाधान होगा। कृषि कानूनों के विरोध में शामिल होने सैकड़ों किसान दिल्ली की ओर जा रहे हैं, जबकि वहां मौजूद किसानों ने ठहरने के लिए अलग अलग तरीके खोज निकाले। 1 मिनट में खबर। नेशनल हाईवे पर दिल्ली की ओर मार्च कर रहा ये ट्रैक्टरों का जत्था भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहन का है, जिसमें करीब 500 ट्रैक्टर शामिल हैं और इन पर सवार करीब 1500 किसान दिल्ली की ओर जा रही हैं। ये मार्च दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे 9 पर स्थित रोहत टोल से शुरू हुआ है और झज्जर और रेवाड़ी जिले के गांव से होते हुए दिल्ली की ओर जाएगा। उधर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों के धरने में नए नए प्रयोग देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ये ट्रक जो बाहर से भले ही ऐसा दिख रहा हो, मगर इसके अंदर का नजारा आपको हैरान कर देगा। जी हाँ, ट्रक के अंदर लिविंग रूम से लेकर बाथरूम तक की सुविधा उपलब्ध है, यानी ये अब ट्रक की बजाय घर बन चुका है। दरअसल इस ट्रक को घर बनाने वाले किसान का कहना है कि वो यहाँ लंगर सेवा देने के लिए आए थे, लेकिन
उन्हें अपने घर की याद न आए, इसलिए उन्होंने पूरे ट्रक को ही घर बना दिया। महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस और शिवसेना में नाराजगी बढ़ गई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के नाम को बदलने को लेकर कांग्रेस और शिवसेना एक दूसरे से नाराज दिखाई दे रहे हैं। दरअसल शिवसेना औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने की योजना बना रही है। इस पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ट्वीट करके कहा कि सिर्फ नाम बदलने से विकास नहीं होता। औरंगाबाद का नामांतरण शिवसेना का अपना पुराना एजेंडा है, लेकिन सरकार 3 पार्टियों की है, ये नहीं भूलना चाहिए। गठबंधन की सरकारें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से चलती है, किसी के पर्सनल एजेंडे से नहीं। प्रोग्राम काम करने के लिए बना है, नाम बदलने के लिए नहीं। हालांकि शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि ये कोई मतभेद का विषय नहीं है। औरंगाबाद का संभाजी नगर नामकरण बाला साहब ठाकरे जी ने किया था, उसे 30 साल हो गए। अब सिर्फ सरकारी कागज पे बदलना है। मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी में ये कोई मतभेद का विषय नहीं है। जब एक साथ बैठ जाएंगे तो मसला सुलझ जाएगा। औरंगाबाद का नाम बदलने के मुद्दे पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि झूठ मूठ की लड़ाई है। औरंगाबाद के नाम बदलने के मुद्दे पर शिवसेना और कांग्रेस की नाराजगी पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी का कहना है कि शिवसेना ने यह काम पहले क्यों नहीं किया जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थी। यह शिवसेना की दोगलेपन की राजनीति है। यदि इनको संभाजी महाराज से प्रेम होता तो जब महाराष्ट्र में हमारे संग 5 वर्ष सत्ता में थे, उस दौरान औरंगाबाद महानगर पालिका में इन्हीं की सत्ता थी, तो उस समय कौन सी निद्रा में थे? उस समय शहर का नाम बदलने का प्रस्ताव इन्होंने सरकार के पास क्यों नहीं भेजा? साथ ही बीजेपी ने कहा कि ये पूरी लड़ाई झूठी है और औरंगाबाद में महानगर पालिका के चुनाव के लिए की जा रही है। जब अब महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं तो उस समय इन्हें संभाजी नगर की याद आती है। यह इनका दोगलापन है। महाराष्ट्र की जनता की आंखों में धूल फेंकने का दुस्साहस कर रहे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने भारत चीन की सीमा का दौरा किया और सैनिकों का हौसला बढ़ाया। भारत और चीन में जारी तनाव के बीच सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने शनिवार को चीन से सटी सीमाओं का दौरा किया। अपने इस दौरे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने सीमा से सटे देशों को आगाह कर दिया कि भारतीय सैनिकों से लड़ने वालों को नष्ट कर दिया जाएगा। जवानों का बुलंद हौसला देखकर यकीन हो गया है कि भारतीय सेना से मुकाबला करने वाले टूटकर बर्बाद हो जाएंगे। अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे भारतीय सशस्त्र बलों को कोई भी ताकत डिगा नहीं सकती। सीडीएस जनरल बिपिन रावत अरुणाचल प्रदेश और असम सहित पूर्वी सेक्टर में हवाई अड्डों का दौरा कर रही हैं। शनिवार को उन्होंने इन क्षेत्रों में तैनात सेना, आईटीबीपी और अन्य सैन्य बलों के सैनिकों के साथ बातचीत की। आज मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अपने कैबिनेट का तीसरी बार विस्तार करने जा रही है। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार तीसरी बार कैबिनेट विस्तार करने जा रही है। आज दोपहर करीब 12:30 बजे कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि राज्य सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार में असंतोष का माहौल है। देखो, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। संगठन को लेकर और सत्ता को लेकर संघर्ष चढ़ा हुआ है और इसमें असंतोष पनप रहा है और पिछले 1.5 महीने से रसाकसी इसी की बात की चल रही है, कौन मंत्री बने कौन नहीं बने। कई पुराने मंत्री जो थे उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया है और आने वाले समय में मंत्रिमंडल का विस्तार अगर होता है तो निश्चित रूप से पार्टी में जो कुछ होगा वो सबके सामने आएगा। कई राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ये तीसरा विस्तार सिंधिया खेमे के नेताओं को खुश करने के लिए किया जा रहा है, मगर बीजेपी के अपने नेता भी कैबिनेट में जगह बनाने के लिए जोर लगाएंगे। झारखंड के लोहरदगा में एक युवक पहाड़ी से फिसलकर गिर गया, जिसका लाइव वीडियो सामने आया।
झरने की विपरीत दिशा में चढ़ रहा ये युवक भले ही आपको बहादुर लग रहा हो, मगर इस युवक को इसकी लापरवाही का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। ये तस्वीर झारखंड के लोहरदगा के पास लावपानी जलप्रपात की है, जहां ये लड़का झरने की विपरीत दिशा में पहाड़ी के इस छोटे से हिस्से पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, मगर पहाड़ी पर चढ़ने का ये स्टंट बिना किसी सुरक्षा के किया जा रहा है। इस लड़के का पूरा परिवार यहाँ पिकनिक मनाने आया है, मगर कोई भी इसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। स्टंट के धुन में चूर ये लड़का पहाड़ी के काफी ऊंचे हिस्से पर पहुंच जाता है और ऐसा लगने लगता है कि ये बिना किसी सुरक्षा के पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन तभी जिसका डर था वो हो गया। पास ही खड़ा कोई शख्स इस घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये खबरें उन सभी युवाओं के लिए एक संदेश है जो इस तरह के अनजान जगहों पर स्टंटबाजी कर जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। मनाली और रोहतांग को जोड़ने वाले अटल टनल के पास बर्फबारी होने से सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। गाड़ियों की लंबी कतार का यह दृश्य अटल टनल के साउथ पोर्टल से सोलंग हाईवे को जोड़ने वाले हिस्से का है, जहां बर्फबारी के कारण सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां फंसी हुई हैं। इन सैलानियों को निकालने के लिए प्रशासन द्वारा रेस्क्यू मिशन भी लगातार चलाया जा रहा है। दरअसल नए साल की शुरुआत में ही लोग पूरे वीकेंड के लिए बड़ी संख्या में मनाली और लेह की ओर निकले थे, मगर कई लोग अब वापस लौटते समय अटल टनल के साउथ पोर्टल में फंस गए हैं। जी न्यूज़ ने इस मुश्किल से बाहर निकले कुछ सैलानियों से बात की। छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-3 साल के, उन्होंने बेचारे वो कुछ खाने पीने को कुछ नहीं है, किसी ने कुछ नहीं खाया। सुबह से ना फ्रेश मेरे ख्याल से ना फ्रेश हुआ है ना कुछ हमने 24 घंटे से भी कुछ नहीं खाया। सैलानियों का कहना है कि फंसे हुए सैलानियों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। उधर प्रशासन भी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। नए साल के आने से पहले ही बड़ी संख्या में लोग मनाली की ओर आने लगे थे, जिससे पहले भी वहां ट्रैफिक जाम हो गया था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.